इंटरनेशनल ट्रेड में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ाते हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शक्ल में होती है। इसी काम को करने का एक और तरीका है जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, कसीरुल कौमी इदारा। इससे क्या मुराद है? मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसा इदारा होता है, एक ऐसी कंपनी होती है कि जिसका अपना हेड ऑफिस तो यकीनन किसी एक मुल्क में होता है, लेकिन फिर वो अपनी ब्रांचेस बहुत सारे मुल्कों में खोल देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस यकीनन अमेरिका में होगा, ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है। लेकिन इसने अब अपने बहुत सारे मुल्कों में अपने ऑफिस खोले हुए हैं और ये मुख्तलिफ मुल्कों से ये इससे फिर डील करते हैं। तो इस किस्म की कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारी कंपनी लाइक फिलिप्स, आईबीएम, सिंगर, एबर्ट, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये वो बहुत सारे इदारे हैं कि जो मुख्तलिफ मुल्कों से बेस करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो शाखें हैं वो और दूसरे मुल्कों में भी खोली हुई हैं। तो ये कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड के फ़रोग़ का बाइस होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। इन्हीं कंपनीज की वजह से टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों तक आसानी पहुंचती है। मिसाल के तौर के ऊपर सोनी कंपनी जो कि जापानीज कंपनी है, जापान में मौजूद एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में चीज़ें बना रहा होता है, लाइक एलसीडीज़, एलईडीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें। तो अब ये कंपनी बेसिकली जापान की है, लेकिन अब इसने अगर पाकिस्तान में भी अपनी एक ब्रांच खोली हुई है तो जापान की चीज़ें फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हवावे एक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में काम करती है। तो अब जो भी उसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वो यकीनन चाइना में बना रहे होंगे, लेकिन उनका दफ्तर अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो बआसानी वो टेक्नोलॉजी यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से एबर्ट जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक दवाओं की कंपनी है और ये जिस मुल्क में इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये बहुत सारी प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन फिर उसका फ़ायदा, उस रिसर्च का फ़ायदा उस मुल्क को भी मिलना शुरू हो जाएगा जहाँ पर इसके दफातर मौजूद होंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक अहम ज़रिया है और इसके ज़रिए फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को भी बढ़ाने में किसी भी मुल्क को बहुत मदद मिलती है। इंटरनेशनल ट्रेड या मल्टीनेशनल कंपनी का क्या किरदार है, इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद इकोनॉमी ऑफ लेबर है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इदारा इस वक्त यूएस बेस्ड है, लेकिन यूएस में उसको लेबर महंगी पड़ रही है, तो वो एक ऐसे मुल्क में अपना दफ्तर बनाएंगे कि जहां पर उनको लेबर सस्ती मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पर चूंकि चीप लेबर अवेलेबल है तो वो यहाँ पर अपने दफातर खोलेंगे। इससे पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको भी ये फ़ायदा होगा कि उसको यहाँ पर अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे जो लेबर है वो उसको सस्ती पड़ेगी, काम वही सब कुछ हो रहा होगा, उसी लेवल पर हो रहा होगा, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी इससे फ़ायदा उठाएगी, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में एक और चीज़ है और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें भी वही चीज़ के मिसाल के तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान में कहीं पर पेट्रोल निकल आया है, पेट्रोल की एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई, लेकिन पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अब अगर पाकिस्तान किसी और मुल्क की रिफाइनरी से बात करता है तो वो रिफाइनरी यहाँ पर भी उस फैसिलिटी को लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो रिफाइन होना शुरू हो जाएगा। उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और उस मल्टीनेशनल कंपनी भी उससे फ़ायदा उठाएगी। इसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी इस तरह से भी फ़ायदा उठाती हैं कि जो काम वो अपने मुल्क में कर रही हैं वहाँ पर तो उनका मटेरियल मौजूद नहीं है या कम है या महंगा है, तो वो ऐसे मुल्क में अपना दफ्तर खोलते हैं कि जहाँ पर वो रॉ मटेरियल उनको बआसानी ना सिर्फ मिल जाता है बल्कि सस्ता भी मिल जाता है। तो इससे अगेन वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के काबिल हो जाती हैं।
जब एक कंपनी अपने आप को दूसरे मुल्क में शिफ्ट करती है तो इससे एक बहुत बड़ी मार्केट उसको मिल जाती है। जब वो कंपनी अपने मुल्क में मौजूद थी तो वहाँ की मार्केट को उसने कैप्चर किया हुआ था। अब अगर उसको अपने कस्टमर्स की बेस को बढ़ाना है, तो बढ़ाने का फिर तरीका यही है कि नई मार्केटें पैदा की जाएँ। नई मार्केट पैदा करने से मुराद होगी कि अब दूसरे मुल्कों में भी इस काम को फैलाया जाए। और जब दूसरे मुल्क में उस काम को फैलाया जाता है तो इससे नए कस्टमर्स सामने आते हैं और वो नए कस्टमर्स उस मल्टीनेशनल कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफे का बाइस बनते हैं। जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी के अपने फ़ायदे हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो दूसरे मुल्कों में पेनिट्रेट कर कर बहुत सारे फ़ायदे उठाती हैं, जिसमें प्रॉफ़िट्स भी होते हैं, चीप लेबर भी होती है। वहीं पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। वो मल्टीनेशनल कंपनी जिस इलाके से बेस करती है, तो वहाँ के अपने हालात होते हैं, लेकिन जब वो दूसरी मार्केटों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों में अपने दफ़ातर खोलते हैं, तो उनको फिर और बहुत सारे मसाइल को भी फ़ेस करना पड़ता है। जिनमें से जो पहला मसला स आता है उनको जिसको फ़ेस करना पड़ता है, वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। हर मुल्क की अपनी एक ज़बान होती है और जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर वो ज़बान आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। आपको वहाँ की लेबर से काम लेना है, वहाँ के कस्टमर्स के साथ आपको बातचीत करनी है, लेकिन वो आपके लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि आप जिस मुल्क से आ रहे हैं, वहाँ की ज़बान अलग है और जिस मुल्क में अब आप आए हैं, अपना दफ़्तर खोल रहे हैं, वहाँ के लोगों की ज़बान अलग है। तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को जो इब्तिदाई तौर के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो इसी ज़बान का ही मसला होता है। इसी तरह से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को जो दूसरा प्रॉब्लम फेस करना होता है वो होता है उस मुल्क के अपने तरीक़ेकार का, रहन-सहन का, वहाँ के लोगों की अपनी आदतों का। लोकल स्टाइल एंड हैबिट्स। हर मुल्क के लोगों की अपनी कुछ आदत होती हैं और वो उन आदत के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो जब एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे मुल्क में आती है, तो उसको अपने चीज़ों को चेंज करना होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो मल्टीनेशनल कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो मल्टीनेशनल कंपनी अगर अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है, तो वहाँ के लोगों का रहन-सहन और वहाँ के लोगों की आदात व अतवार अलग है। लेकिन जब वो लैंड करेंगे किसी और मुल्क में, मिसाल के तौर पे चाइना में, तो चाइना के लोगों का रहन-सहन और उनकी ख्वाहिशात और आदात अलग होंगी। तो अब अगर उस मल्टीनेशनल यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल को सर्वाइव करना है, तो लाज़मी तौर के ऊपर उनको चाइनीज़ हैबिट्स और स्टाइल को अपनाना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ के लोगों में कबूल आम हासिल कर सकें। इसी तरह से जो लोकल कल्चर और रिलीजन है, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक यूएस बेस्ड कंपनी पाकिस्तान में आती है या पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी यूएस में जाती है, तो यहाँ के लोगों दोनों मुल्कों के जो रिलीजन है, मेजॉरिटी के रिलीजन है, वो मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होगी, जबकि अमेरिका में क्रिश्चियंस की आबादी ज़्यादा होगी। तो अब जो भी कंपनी दूसरे मुल्क में जाएगी तो उसको वहाँ के रिलीजन के मुताबिक, वहाँ के कल्चर और सकाफ़त के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। और यही चीज़ हमें तशहीर में बाकायदा नज़र आती है। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऐड देखें जो कि टीवी के ऊपर या किसी भी और जगह पर आते हैं, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर ये बात दिखती है कि वही मल्टीनेशनल कंपनीज़ जब किसी मुल्क में जाती हैं तो वहाँ के रहन-सहन, लिबास, बोलचाल के मुताबिक एडवर्टाइज़मेंट करती हैं और वो इस बात की भरपूर कोशिश करती हैं कि वो अपने आप को उस मुल्क की कंपनी होने का सबूत दे सकें और इस बात का सबूत दे सकें कि वो इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सके। यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ एडवर्टाइज़मेंट में इस बात का बहुत ख़ास ख़्याल रखती हैं और अपनी एडवर्टाइज़मेंट में उस मुल्क की सकाफ़त, उस मुल्क में मौजूद मेजॉरिटी का जो मज़हब है, उसका ध्यान रखते हुए चीज़ों को देखती हैं। इसी तरह से किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को वेदर डिफरेंसेस का सामना होगा। अगर कोई यूरोपियन कंपनी साउथ एशियन मुल्क में आती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में आती है, तो यहाँ पे उसको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए मुश्किलात का बाइस भी बन सकता है। तो वहाँ से वो लोग कि जो यहाँ आएँगे, उनको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई साउथ एशियन कंपनी
पाकिस्तान इंडिया से यूरोप जाती है या अमेरिका जाती है, तो उसको ठंडे मौसम का सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए एक मसले का बाइस होगा। तो इनको वहाँ जाकर इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वहाँ पर इनका सर्वाइवल मुश्किल होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप दूसरे मुल्क में जा भी रहे हैं और यहीं से बैठकर आप उसको संभालना शुरू कर दें। जो कंपनी के मालिकान हैं, मैनेजमेंट है, उसको बहरहाल दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर चीज़ों को संभालना ही होगा, वरना आप अपने इदारे को संभाल नहीं पाएंगे। दूसरे मुल्क के कवानीन भी आपके लिए मसाइल का बाइस बनते हैं। हर मुल्क ने अपनी सहूलत, हालात और आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हुए होते हैं, टैरिफ्स बनाए हुए होते हैं। लेकिन ये टैरिफ्स और लॉज जो हैं, ये किसी और मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो जब कोई एक कंपनी दूसरे मुल्क में एंटर होती है, पेनिट्रेट करती है, तो उसके वहाँ के कवानीन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, वहाँ के कवानीन के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है, क्योंकि टैक्स सिस्टम दोनों मुल्कों के अलग अलग होते हैं। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज के जो कवानीन हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और मार्केटों के कवानीन बिल्कुल अलग होते हैं, लेबर लॉस होते हैं। इन तमाम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनको समझे बगैर आप किसी और मुल्क में अपना काम शुरू करते हैं, तो वो आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आ सकती है, और वो है स्किल्ड मैनेजर्स और लेबर की। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस बिजनेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं उससे रिलेटेड स्किल्ड मैनेजर्स आपको वहाँ पर मिल जाएं, स्किल्ड लेबर आपको मिल जाए। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पाकिस्तान में अपने दफातर खोलती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, और उसी टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्किल्ड लोग उनको पाकिस्तान में मिल जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनको फिर यहाँ के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने मुताबिक ढालना पड़ेगा, उनको तरबियत देनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद जो है इनको उस जगह से स्किल्ड लेबर मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स की कंपनी जो है वो दूसरे मुल्क में जाकर अपने हैंडीक्राफ्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, तो अब उसके लिए रास्ता सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट को पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करे, और फिर इसके बाद दूसरे मुल्क में उसको एक्सपोर्ट करे और वहां जाकर फिर उसको सेल करे। लेकिन अगर वो वही हैंडीक्राफ्ट वहीं बैठकर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं बन पाएगा, चूंकि उसके लेबर, स्किल्ड लेबर उनको वहां दूसरे मुल्क में नहीं मिल पाएंगे। तो स्किल्ड लेबर का ना मिलना भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मसाइल का बाइस बनता है। एक और मसला जो सामने आता है वो होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो फौरी तौर के ऊपर तमाम चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेशन का हो जाना आसान नहीं होता। वहाँ पे जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ के कल्चर हैं, वहाँ के मौसमी हालात हैं, कवानीन हैं, जो वहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस हैं, उनसे फौरी तौर के ऊपर कोऑर्डिनेशन हो जाना मुमकिन नहीं होता। इसमें काफ़ी अरसा लगता है किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने आप को एडजस्ट करने में। आज की दुनिया में कौमियत एक बहुत बड़ा अहम मसला है। हर मुल्क अपने एक मखसूस कौमियत के ऊपर फ़ख्र करता हुआ महसूस होता है, और इसी नेशनलिज़्म को मल्टीनेशनल कंपनी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। इसकी एक हम मिसाल देखना चाहें, तो मिसाल के तौर के ऊपर कोका कोला या पेप्सी कंपनी इस वक्त दुनिया में 150 मुल्कों से ज़्यादा में मौजूद है, इसकी प्रेजेंस है। अब इसकी प्रेजेंस जो है, ये अमेरिका, इसकी प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। और हम देखते हैं कि जब ये अपनी तशहीर कर रहे होते हैं, टीवी पर ऐड दे रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में ये 14 अगस्त, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उस इंडिपेंडेंस डे पर जब इन कंपनीज के ऐड आते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से तराने होते हैं, और वो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब यही कंपनी पेप्सी, कोका कोला इंडिया में 15 अगस्त को अपनी प्रेजेंस शो करती हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए, तो वहाँ पर ये इंडियन तराने और एंथम्स के ऊपर लोगों को वहाँ इंडिया के लोगों को मुबारकबाद देते हुए हमें नजर आते हैं।
तो ये बेसिकली मामला नेशनलिज्म का है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने आप को उस मुल्क में एब्ज़ॉर्ब करवाना पड़ता है और ये एब्ज़ॉर्ब करने के लिए उनको इस किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना पड़ता है और वहाँ की जो नेशनलिज्म है, उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। उसको एडॉप्ट किए बगैर इनके लिए सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा।